हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज करने पर सॉल्यूशन कैसे वेपराइज होता है वो देखा था, उसका कर्व प्लॉट किया था और फाइनली ये कंक्लूड किया था कि एक सॉल्यूशन जो है वो जब वेपराइज होता है, एक सॉल्यूशन जब वेपराइज होता है तो उसका कोई एक शार्प बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पर वेपराइज होता है, जबकि प्योर लिक्विड का एक शार्प बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये मैंने आपको समझाया, साथ में ये भी समझाया कि सॉल्यूशन का जो रेंज होती है, जो रेंज सॉल्यूशन के लिए आती है वो डायरेक्टली प्योर ए और प्योर बी के बॉइलिंग पॉइंट से कनेक्टेड नहीं है। वो डायरेक्टली पॉइंट प्योर यानी वहां पर लेट से दो लिक्विड है, जो एग्जांपल हमने लिया था, एक का बॉइलिंग पॉइंट 300, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट 600। अगर लेकिन दोनों का अगर मिक्सचर है तो यहां पर अब इस 300 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज ए प्योर नहीं है, वो किसी के साथ मिक्सचर में है, तो वो जो सॉल्यूशन होगा उसकी अपनी एक रेंज होगी। और यहां पर भी जब वेपराइज होंगे तो ए और बी दोनों वेपराइज होंगे, कोई एक नहीं होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर में ए का परसेंटेज एंड मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड में था उससे ज्यादा होगा, और बी का मोल फ्रैक्शन वेपर में जो लिक्विड में था उससे कम होगा। और इस यहां पर हम डिस्टिलेशन के थ्रू यानी मल्टीपल स्टेप्स के थ्रू ऑलमोस्ट प्योर ए और प्योर बी ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट। इवन हमें प्योर ए चाहिए, अगर ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो हमें बार बार किसको रीयूज करना पड़ेगा, वेपर्स को बाहर निकालो, कंडेंस करो, फिर बाहर निकालो, फिर कंडेंस करो, फिर हीट अप करो, फिर बाहर निकालो, फिर कंडेंस करो। और प्योर बी ऑब्टेन करना है तो हमें किसको रीयूज करना पड़ेगा, रिमेनिंग लिक्विड को हमें रीयूज करना होगा, और उससे हम प्योर बी ऑब्टेन कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको कहा था, लेकिन साथ में ये भी कहा था प्योर ए और प्योर बी तो मिल जाएगा, लेकिन पूरा ए और पूरा बी नहीं मिलेगा। और प्योर ए और प्योर बी के लिए भी मैंने कहा कि नंबर ऑफ स्टेप्स, अगर 100% एग्जैक्टली 100% प्योर ए चाहिए या प्योर बी चाहिए तो नंबर ऑफ स्टेप्स इनफाइनाइट होगी। हाँ, लेकिन 99%, 99.9% ये हम ऑब्टेन कर सकते हैं, बट नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी होगी वो डिपेंड करेगा कि ए और बी जो मिक्स कर रहे हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस है। इवन मैं यहां पर आपको एक पॉइंट और बता देता हूं इसी के साथ। लेट से ये कर्व है, ये ए और बी का, ये ए का बॉइलिंग पॉइंट, ये बी का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हमारे पास ये कोई सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन को हम 2 टेम्परेचर पर हीट अप कर सकते हैं। इससे कम पे किया तब तो कुछ भी वेपराइज नहीं होगा, इससे ज्यादा किया तो पूरा वेपराइज हो जाएगा, और पूरा वेपराइज होने पर सेपरेशन नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि ए और बी सेपरेट हो तो पूरा वेपराइज करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब अगर हम चाहते हैं कि हमें प्योर ए मिले, हम प्योर ए ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। या तो हम इसे T1 टेम्परेचर तक हीट अप करें, एक ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन आता है कि हम उसे T2 टेम्परेचर तक हीट अप करें। तो क्वेश्चन ये आता है T1 कम है, T2 ज्यादा है, क्या लगता है आपको कि हमें इसको किस टेम्परेचर तक हीट अप करना चाहिए? जो ये सॉल्यूशन है, पर्टिकुलरली इस कंपोजिशन 0.5 ही लिख देता हूं मैं, इसको हमें किस टेम्परेचर पर हीट अप करना चाहिए? सडनली देखने तो लगता है कि सर T1 पे कर दो। T1 पर क्यों? क्योंकि T1 पर जो मोल फ्रैक्शन हमें मिल रहा है, T1 टेम्परेचर पर जो मोल फ्रैक्शन है वेपर के अंदर ए का, वो T2 टेम्परेचर से ज्यादा है। यानी T1 टेम्परेचर पर जो वेपर्स बन रही है उसमें ए का जो परसेंटेज है वो जो T2 टेम्परेचर पर बन रही है उससे ज्यादा है। तो उस लॉजिक से देखा जाए तो T1 पे करना चाहिए। लेकिन एक दूसरा फैक्टर हो रहा है, सोचो आप, अगर आपने इस टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पर हीट अप किया, इससे भी कम टेम्परेचर पर, तो कोई भी गैस नहीं बनेगी, पूरा का पूरा लिक्विड। अब क्या होगा, जैसे आप इस टेम्परेचर पर इससे थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट बबल ऑफ वेपर फॉर्म होगा, फर्स्ट बबल ऑफ वेपर फॉर्म होगा। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, वैसे तो एक सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होता है क्योंकि उसके लिए रेंज आती है, बट समटाइम्स कोई किसी सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट वर्ड यूज कर रहा है तो किसी सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जब वो वेपराइज होना स्टार्ट कर दे, जब जिस टेम्परेचर पर वेपराइजेशन स्टार्ट होता है वही उसका बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर तो क्या होगा, जस्ट वेपर्स बनी। अब आप जैसे से और हायर टेम्परेचर करोगे तो क्या होगा, वेपर्स की क्वांटिटी बढ़ेगी। यहां तक आओगे, कुछ सॉल्यूशन वेपराइज हो गया,
T1 से T2 जाओगे तो जो वेपराइज होगा सॉल्यूशन उसकी क्वांटिटी और बढ़ जाएगी, और इससे ज्यादा टेम्परेचर होते ही तो पूरा सॉल्यूशन वेपराइज हो जाएगा। यानी जब हम यहां से ऊपर जा रहे हैं तो वेपर जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है। तो T1 टेम्परेचर पर वेपर की जो अमाउंट होगी वो कम होगी, T2 टेम्परेचर पर वेपर की अमाउंट जो होगी वो ज्यादा होगी। यानी अगर आपने T1 टेम्परेचर पर हीटअप किया तो ये तो है कि वेपर्स के अंदर A का मोल फ्रैक्शन जो है अच्छा खासा बढ़ेगा, लेकिन जो वेपर की क्वांटिटी होगी वो कम होगी। और अब आप चाहते हो कि वेपर की क्वांटिटी ज्यादा हो तो आपको T2 टेम्परेचर पर हीटअप करना पड़ेगा, और लेकिन अगर आप T2 टेम्परेचर पर हीटअप करते हो तो वेपर के अंदर A का मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा। इसको शायद मैं थोड़ा ऐसे बोल सकता हूं, यानी A का परसेंटेज ज्यादा है, क्योंकि अभी हम प्योर A चाहते हैं, तो यूं सोच लो A का परसेंटेज ज्यादा है तो उस वेपर की क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि A का परसेंटेज ज्यादा है। तो यहां पर अब क्वालिटी और क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा दोनों में। अगर T1 टेम्परेचर पर हम हीटअप करते हैं तो जो वेपर्स बनेगी उसकी क्वालिटी तो अच्छी होगी बट क्वांटिटी कम होगी, और अगर आप चाहते हो कि क्वांटिटी ज्यादा हो तो हीटअप किस पे करना पड़ेगा T2, लेकिन क्वालिटी कम होगी। देखिए ये यहां पर भी ये जो अपोजिशन मिलता है कॉन्ट्राडिक्टरी, कि एक फैक्टर को बढ़ाओ तो दूसरा कम हो जाता है। ये हर जगह होता है लाइफ में, एग्जाम में भी यही होता है। स्पीड बढ़ाने लगते हैं तो एक्यूरेसी कम हो जाती है, एक्यूरेसी बढ़ाने लगते हैं तो स्पीड कम हो जाती है। तो देखिए लाइफ में हर जगह ऐसा होता है कि एक फैक्टर आप अच्छा करने की कोशिश करोगे तो दूसरा कोई फैक्टर तो डाउन होगा। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता जाए, ये बहुत मुश्किल होता है। मतलब नहीं होता ये तो नहीं बोलूंगा मैं, बट बहुत मुश्किल होता है, ये मैं आपसे कह सकता हूं। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वो सब कुछ बैलेंस करके चल सकते हैं, लेकिन हाँ ये जो प्रॉब्लम है ना ये हमेशा होती है। जैसे अभी आप लोग अच्छी मेहनत, कुछ आप लोग है जो अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो, बहुत मेहनत से शीट्स का होमवर्क कर रहे हो, रेगुलर क्लासेस देख रहे हो, तो वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो बाहर घूमने नहीं जा रहे हैं, टीवी नहीं देख रहे हैं, मैचेस नहीं देख रहे हैं, वो लाइफ में भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और एक वो स्टूडेंट्स है जो आराम से मस्त होके मजे ले रहे लाइफ के, मजे ले रहे वो लाइफ के, आराम टीवी देख रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं बड़ा सिंपल सा, सही बात है, या तो अभी मजे ले लो या बाकी जिंदगी मजे ले लो। अब वो ऑप्शन आपके हाथ में है, या अभी मजे करने हैं या बाकी की जिंदगी मजे करने हैं, वो आप देख लेना। और आप सब समझदार हो, मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता आप सबको ये अच्छी तरह से पता है। तो ये सब जगह होता है, यानी यहाँ पर भी वही चीज आ रही है कि क्वालिटी या क्वांटिटी में से किसी एक पर कॉम्प्रोमाइज करना होगा, और कॉम्प्रोमाइज इन द सेंस आपको दोनों में बैलेंस बनाना होगा कि क्वालिटी भी ठीक ठाक हो और क्वांटिटी भी हमें ठीक ठाक मिले। तो जस्ट एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बताया। हाँ, यहाँ पर आप कह सकते हो जितनी ज्यादा वेपर्स बनेगी, अगर आप थोड़ी सी वेपर्स बनाओगे, एक और छोटा सा पॉइंट दे देता हूं, इसको लेट्स ऐसे पुट कर देते हैं। एक मेटल प्लेट है, इसको हमने यहां पर रखा हुआ है, तो वेपर के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन वाई, थोड़ा और ऊपर उठा के रखा वाई ए डैश, और ऊपर उठा के रखा वाई ए डबल डैश, ठीक है। और ए इज मोर वोलेटाइल, ये पूरे थ्रू आउट हम यही मान रहे हैं, ए इज मोर वोलेटाइल। डेफिनेटली जैसे आप मेटल प्लेट को यहां उठा के रख रहे हो, फिर यहां उठा के रख रहे हो, फिर यहां उठा के रख रहे हो, तो वेपर की क्वांटिटी जो है डेफिनेटली यहां सबसे ज्यादा होगी, यहां उससे कम, यहां उससे कम। प्लस वेपर के अंदर जो मोल्स होंगे, ऑब्वियस ए के मोल्स यहां सबसे ज्यादा होंगे, यहां उससे थोड़े कम होंगे, यहां उससे थोड़े कम होंगे, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी वेपर्स बन रही है। लेकिन बात करें हम मोल फ्रैक्शन की, तो इनिशियली जो थोड़ी सी वेपर्स बनी है ये वही है। और अगर आपने ज्यादा वेपर्स बना ली तो वेपर के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा, यानी वाई ए, यहां लिख देता हूं वाई ए इज ग्रेटर देन वाई ए डैश इज ग्रेटर देन वाई ए। आप सोचो अगर आप और सॉल्यूशन को वेपराइज करते जाओगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि पूरा सॉल्यूशन जब वेपराइज हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशन ही जब वेपराइज हो जाएगा, तो जो YA होगा फाइनली वो इनिशियली XA के बराबर ही होगा, यानी सबसे कम
फर्स्ट बबल ऑफ वेपर जो फॉर्म होगी उसके अंदर A का मोल फ्रैक्शन होगा YA। अब धीरे धीरे जब वेपर की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो ये जो YA है ना, YA ये इसको अप्रोच करेगा X से। थोड़ा Y से X में थोड़ा डिफरेंस दिखता है, इसको यूं मान लो इनिशियली वेपर के अंदर लिक्विड के अंदर A का मोल फ्रैक्शन 0.5 था इनिशियली, और जो फर्स्ट वेपर बनी उसके अंदर A का मोल फ्रैक्शन 0.8 है। फर्स्ट वेपर जो बनी उसमें A का मोल फ्रैक्शन 0.8 है, लिक्विड के अंदर कितना था 0.5। अब जैसे जैसे वेपर की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, वेपर के अंदर ये जो A का मोल फ्रैक्शन है 0.8 से 0.7, 0.6 और फाइनली 0.5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सारा ही लिक्विड वेपराइज हो चुका है। ठीक है ना। चलिए, तो अगेन इसी से रिलेटेड पार्ट था, वो मैंने आपको बताया। बस इतना सोचो, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो, यहां से यहां तक जा रहे हो, वेपर की क्वांटिटी बढ़ रही है, ये मैंने आपको बताया। तो यहां पर आके एक पार्ट कंप्लीट होता है। होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टिलेशन क्या होता है, ये मैंने आपको समझा दिया लास्ट क्लास में भी। दूसरा, जोन रिफाइनिंग क्या होती है, जोन, वो भी मैंने आपको समझा दिया। जोन रिफाइनिंग में किस तरह से हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी समझाया था कि अगर हमें अलॉय बनाना है तो कितना मुश्किल काम है, वो कोई आसान काम नहीं है। उसकी कंपोजिशन को यूनिफॉर्म रखना मुश्किल काम है। जितना थिक सैंपल होगा उसकी कंपोजिशन में वेरिएशन होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं, लेकिन जितना मुश्किल काम है उतना ही हमारे लिए अच्छा है, बिकॉज इंजीनियर्स की जरूरत तभी पड़ती है जब काम थोड़ा मुश्किल हो। जैसे आईआईटी की अगर हम बात करें तो आईआईटी का भी फायदा ये कि जितना मुश्किल एग्जाम है इसीलिए इंपॉर्टेंस भी उतनी ही ज्यादा है, इसीलिए कम लोग उसको क्लियर कर पाते हैं, तो वो इंपॉर्टेंस भी उसी चीज से बनती है। ठीक है ना। तो यहां आके एक पार्ट कंप्लीट होता है। फिर से कहूंगा, बॉइलिंग पॉइंट एक सॉल्यूशन के लिए जब आप सोचते हो, प्योर लिक्विड के लिए जब सोचते हो, तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है, ठीक है, कह सकते हो कि एक लिक्विड था और उसमें हमने एक और लिक्विड मिक्स किया, क्योंकि हम मान रहे हैं कि ए और बी दोनों ही वोलेटाइल है। अगर दोनों ही वोलेटाइल है इसका मतलब आप कह सकते हो ए और बी दोनों ही लिक्विड थी। तो एक तरह से जो अभी तक का हमारा डिस्कशन है, आप उसे कह सकते हो वो है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और इसी के साथ ब्रैकेट में आप ये भी लिख दीजिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हम क्या करें, किसी लिक्विड में कोई सॉलिड मिक्स कर रहे हैं, किसी लिक्विड में कोई सॉलिड अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो क्या होगा। तो ऑब्जर्व किया गया, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट एक लिक्विड में अगर आप कोई सॉलिड मिक्स करते हो तो ये जो सॉलिड्स होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका वेपर प्रेशर बहुत ही कम होता है, तो हम मान लेते हैं कि हाँ ये वेपराइज नहीं होंगे। वैसे जीरो तो नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इन्हें नॉन वोलेटाइल मानते हैं। जैसे कुछ लिक्विड, कुछ सॉलिड्स का वेपर प्रेशर अच्छा खासा होता है, फॉर एग्जांपल नेफ्थलीन, लेकिन यहां पर हम ये मान रहे सॉलिड्स मतलब नॉन वोलेटाइल। तो अगर आप एक लिक्विड में कोई सॉलिड मिक्स कर रहे हो, यानी कोई नॉन वोलेटाइल सब्स्टिट्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर रहे हो, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, सभी तो नहीं बट कुछ प्रॉपर्टीज केवल इस पर डिपेंड करती है कि आपने जो सॉल्यूट, केवल इस पर डिपेंड करती है कि जो सॉल्यूट आपने मिक्स किया है उसके कितने मोल्स आपने मिक्स किए हैं। इस पर डिपेंड नहीं करती कि वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कौन सा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लीटर वाटर, यहां पर भी 1 लीटर वाटर ले लिया, H2, इसमें मैंने 1 मोल ग्लूकोज डाल दी, C6H12O6, 1 मोल मैंने इसमें ग्लूकोज डाल दिया, इसमें लेट से मैंने 1 मोल यूरिया डाल दिया, NH2CO NH2।
ये हमने इसमें डाल दिया। और भी कोई सब्सटेंस हो सकता, तो हम देखते हैं कि इस सॉल्यूशन की और इस सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो एग्जैक्टली सेम आती है, यानी वो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रही कि सब्सटेंस आप ग्लूकोज डाल रहे हो या यूरिया डाल रहे हो, वो केवल किस पर डिपेंड कर रही है कि उसके 1 मोल डाल रहे हो या 2 मोल्स डाल रहे हो या 3 मोल्स डाल रहे हो, वो इस पर डिपेंड कर रही है, यानी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है। सब्सटेंस कौन सा है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, इस पर डिपेंड नहीं करती है। ऐसी प्रॉपर्टीज को कहा जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि केवल नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के मोल्स पे डिपेंड करती है, वो इस पर नहीं डिपेंड करती कि वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो ग्लूकोज है, सुक्रोज है, यूरिया है या सुक्रोज है, इस पर डिपेंड नहीं करती है। लिखिए यहां पर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ certain properties of a solution containing non-volatile solute depends only on number of moles of non-volatile solute added and is independent of non-volatile solute। इंडिपेंडेंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। इंडिपेंडेंट ऑफ का मतलब कि वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कौन सा है उस पर डिपेंड नहीं करता है, इसको नहीं तो इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर कर दो, नेचर ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नेचर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, अच्छा इसमें भी थोड़ा सा एक और सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, वहां पर डाइल्यूट पड़ा और ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन में पूरा कंटेनिंग नॉन volatile solute depends on number of moles of non-volatile solute added and is independent of nature of non-volatile solute। तो यहां पर मैंने डाइल्यूट वर्ड और लिखा है। बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है इसकी वैलिडिटी तब ज्यादा है जब सॉल्यूशन जो आप बना रहे हो वो डाइल्यूट हो। जैसे जैसे उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगी फिर तो प्रॉपर्टीज इस पर भी डिपेंड करेगी कि आपने ग्लूकोज डाला या यूरिया डाला। लेकिन अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है तो फिर ये प्रॉपर्टीज केवल नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है, राइट। तो यू कह सकते हो इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी तब ज्यादा है जब डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन बढ़ने पर वैलिडिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो अब यहां पर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर फेज। रिलेटिव लॉवरिंग इन
वेपर प्रेशर। लिखे अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ फॉर राउल्ट्स लॉ, सेम नाम, राउल्ट्स लॉ फॉर रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। लिखे पहले पूरा, अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ फॉर रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी राउल्ट्स ने दो लॉ दिया, एक को हम सिंपली राउल्ट्स लॉ बोलते हैं और यहां पर हम उसे बोल रहे हैं राउल्ट्स लॉ फॉर रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। वैसे मैं बता दूं, ये जो स्टेटमेंट मैं लिखवाने जा रहा हूं वो राउल्ट्स लॉ से ऑटोमेटिकली निकल के भी आता है, बट बहुत बार इसको अलग से बोल दिया जाता है राउल्ट्स लॉ फॉर रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो राउल्ट्स लॉ फॉर रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर लिखा हुआ है तो आप ये वाला स्टेटमेंट लिख दो, और सिंपली राउल्ट्स लॉ पूछा गया तो आप जो पहले वाला स्टेटमेंट था वो लिख सकते हो। तो अब इन्वर्टेड कोमा में लिख दीजिए, अब इन्वर्टेड कोमा में लिखिए। अभी तक हम क्या लिख चुके हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव, अब इन्वर्टेड कोमा में लिखिए रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन containing non-volatile solute equals to the mole fraction of non-volatile solute present in it, equals to the non-volatile solute present in it, कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है उसका मोल फ्रैक्शन कितना है। अब यहां पर क्या होता है, थोड़े नोटेशंस हम चेंज करेंगे। अभी तक तो क्या था, ए और बी दोनों ही लिक्विड थे तो दोनों ही वोलेटाइल थे। अब हम कह रहे हैं कि ए और बी में से जो सॉल्वेंट है वो ही वोलेटाइल है, जो सॉल्यूट है वो तो नॉन वोलेटाइल है। तो अभी तक तो क्या होता है कि एक के वेपर प्रेशर को हम पी नॉट से, दूसरे के वेपर प्रेशर को हम पीबी नॉट से लिखते हैं। तो अब केवल सॉल्वेंट ही वोलेटाइल है, तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम लिखते हैं पी नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अभी तक हम सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को किससे लिखते हैं, पीटी से। अब हम यहां पर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को किससे लिखेंगे, पीएस, पीएस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी नॉट सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, पीएस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। लेकिन सॉल्यूशन में भी वेपर्स तो अब केवल किसकी बन रही है, सॉल्वेंट की बन रही है, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है। और सॉल्वेंट जो है उसका मोल फ्रैक्शन अब कम हो गया तो उसके कारण जो वेपर्स बनेगी वो पहले से कम होगी, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा ही सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कितना कम होगा, डेफिनेटली, यानी यू मान लो कि ये सॉल्यूट है, ये तो जीरो ही हो गया क्योंकि पीबी नॉट ही जीरो हो गया। अब ये जो पीटी है ये पीए नोट से तो कम ही होगा। व्हाट इज रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, तो पी नॉट अपॉन पीएस अपॉन पी नॉट, एक तरह से फ्रैक्शनल चेंज, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो
राउल्ट्स लॉ क्या कह रहा है यहां पर, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, एंड ये वाली टर्म जो है ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दैट इज राउल्ट्स लॉ फॉर रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। जैसा मैंने कहा था ये कोई नई बात नहीं, वो आप इजीली राउल्ट्स लॉ से डिराइव कर सकते हो। कैसे? पीटी को क्या लिखूंगा मैं, पीएस। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो ये क्या हो गया, 0। तो ये 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये सॉल्वेंट का वो मोल फ्रैक्शन है तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, देन पी ए नॉट को हम क्या कह सकते हैं, पी ए नॉट, ये सॉल्वेंट का है तो इसको क्या लिखा हमने, पी नॉट। अब आप इसको रीअरेंज कर लो, ओपन करो, पी नॉट इसको इधर लेके दो तो पी नॉट माइनस पी एस, ये इधर आ जाएगा, पी नॉट डिनोमिनेटर में मोल फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है, पी नॉट माइनस पी, वही चीज आ गई। तो एक तो मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा आप लोगों को, बहुत बार बहुतों को क्या लगता है, एक फॉर्मूला में ये लिख देते हैं, एक फॉर्मूला ये लिख देते हैं, सिंस नोटेशंस अलग अलग है, टर्म्स को अलग अलग तरह से लिखा हुआ, तो बहुतों को क्या लगता है कि ये एक अलग इक्वेशन है, ये एक अलग इक्वेशन है। तो मैं बता दूं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि वैल्यूज गिवन हो, यहाँ पे भी पुट कर दो, यहाँ पे भी पुट कर दो और कह दो सर 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सोल्व हो जाएगा। पर ये 2 इक्वेशन नहीं है, वही इक्वेशन है जो यहाँ लिखी गई है। तो या तो इसको यूज करो या इसको यूज करो, दोनों में से कोई एक आपको यूज करनी है। हाँ, मैं फिर से कहता हूं ये एक्सप्रेशन तब आया है जब सॉल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल है। अगर दोनों ही वोलेटाइल है तब तो एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट ही यूज होगा। बट अब हमारा सारा डिस्कशन हो रहा है सॉलिड इन लिक्विड, तो अभी हम इसी की बात करें कि सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा भी होता है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है? तो सीधी सी बात है, जिसका पी नॉट दे रखा है वो वोलेटाइल है, जिसका नहीं दे रखा वो नॉन वोलेटाइल है। ए और बी दोनों का पी नॉट दे रखा तो दोनों वोलेटाइल है, दोनों में से किसी एक का दे रखा है तो एक वोलेटाइल है, एक नॉन वोलेटाइल है। यानी डेटा पर ये सब डिपेंड करेगा। तो कुछ नहीं नया, कुछ भी नहीं हुआ इस पर्टिकुलर पार्ट में, कुछ भी अलग से नहीं है। लॉजिक बड़ा सिंपल है, पानी में एक सॉलिड डालोगे, पानी में सॉलिड डालोगे तो पानी का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वो पहले जितना नहीं रहेगा। 373 पर पानी का वेपर प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, लेकिन अगर आप उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दोगे तो अब उस पानी का 373 केल्विन पर वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर नहीं, उससे कम होगा। दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, या परसेंटेज निकालोगे, फ्रैक्शनल निकालोगे तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अगेन क्वेश्चन हम इस तरह से आ सकते हैं, कोई नयापन नहीं क्वेश्चन में, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, या चाहो तो इससे भी कर सकते थे। बस यहां से क्या है, पहले पीटी निकालोगे, फिर डिफरेंस निकालोगे, फिर परसेंटेज निकालोगे, यहां से परसेंटेज डायरेक्ट लिया जाएगा। अभी इस पर डिपेंड करता है कि क्या फाइंड आउट करना आपको। डेफिनेटली रिलेटिव लोअरिंग फाइंड आउट करनी, ये फॉर्मूला यूज करो। लेकिन अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ही फाइंड आउट करना है तब यही करो। मैंने बहुत बार देखा ऐसा हुआ है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है तब भी हम यही फॉर्मूला लगा रहे हैं। अरे यहां पर फिर इसको इधर लाके मल्टीप्लाई करोगे, रीअरेंज करोगे, यहां पर डायरेक्ट पीटी, पीटी मतलब पीएस, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है, ये फॉर्मूला यूज करो। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ये फॉर्मूला यूज करो। या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फाइंड आउट करनी तो ये फॉर्मूला यूज करो। यहां पर यस कुछ रीअरेंजमेंट हम कर सकते हैं, वो अब मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये फॉर्मूला है पी नॉट माइनस पीएस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, इसी को हम रीअरेंज कर रहे हैं। पहले इसको इन्वर्स कर लेता हूं,
इसको भी -1 कर दिया, इसको भी -1 कर दिया। तो PS अपॉन P नॉट माइनस PS इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। वापस से इन्वर्स कर रहा हूं, P नॉट अपॉन PS अपॉन PS स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। हाँ, यहाँ पर आप स्मॉल n अपॉन कैपिटल N को कैसे निकाल सकते हो? मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मैंने क्या किया, इसको 1000 से डिवाइड भी कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई भी कर। तो आप क्या लिख सकते हैं? मोल्स डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 क्या लिख सकते हैं? मोलरिटी P नॉट माइनस PS अपॉन PS इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। वाटर के केस में 18 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1000। कुछ नहीं, क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही आप यूज कर सकते हो। मोलरिटी दे रखी तो ये यूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, अगर मोलर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो ये रिलेटिव लॉगरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है। रिलेटिव लॉगरिंग इन वेपर प्रेशर P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, ये ध्यान रखना। लेकिन यहीं पर ऐसा भी हो सकता है, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट n upon small n plus capital N for a dilute solution। dilute solution मतलब small n is very less than capital N। यहाँ पर P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। ठीक है, स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, इसको आप ऐसे लिख सकते हो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, यहाँ पर एक और फॉर्मूला लिखो। अब आपको ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है, यहाँ पर भी मोलरिटी, यहाँ पर भी मोलरिटी, लेकिन यहाँ रिलेटिव लॉगरिंग इन वेपर प्रेशर है, यहाँ नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूला आप तभी लगा पाओगे जब सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो। कंफ्यूजन होता है, सर ये कब यूज करेंगे, ये कब यूज करेंगे। तो देखो, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने आप सब समझ में आ जाएगा। ऑप्शन देख के आपको सब समझ में आ जाएगा कि कितना अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने कुछ अप्रोक्सीमेशन किया, यहाँ पर हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया, ये सब कुछ एग्जैक्ट है। तो ये सब ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा। शीट सॉल्व जब करोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि किसको हमें यूज करना चाहिए, इसको यूज करना चाहिए या इसको यूज करना चाहिए। अगर ABCD ऑप्शन बहुत क्लोज है, यानी इसका आप अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते हो, तो यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। ये तो चलिए एक पार्ट हो गया, रिलेटिव लॉगरिंग इन वेपर प्रेशर। ये फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, दैट इज रिलेटिव लॉगरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर आते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। Elevation in boiling point। लेट्स से पानी की अगर हम बात करें, पानी का हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373 केल्विन। ये कब है, जब बाहर का प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि इस टेम्परेचर पर पानी का वेपर प्रेशर भी कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। पानी का वेपर प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर, अंदर वेपर्स बनेगी, प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर। सिस्टम इक्विलिब्रियम की स्टेज में आ जाएगा। जैसे ही आप टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा करोगे, अंदर का प्रेशर 1 से ज्यादा होगा, धीरे धीरे पूरा पानी वेपराइज हो जाएगा। राइट, यही कॉन्सेप्ट होता है।
इवन मैंने आपको बताया हुआ भी है कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो तो वो पूरा वेपराइज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन क्या है? वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होना चाहिए। अब यहां पर सपोज करो ये जो प्योर वाटर था, ये सारी बातें हो रही प्योर वाटर, अब आपने इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, आपने इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो क्या होगा? क्या अभी भी यहां पर अंदर प्रेशर 373 केल्विन पर 1 एटमॉस्फेयर रहेगा? नहीं, ये वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वही रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि ये पिस्टन नीचे आएगा और सारी जो भी वेपर्स है वो भी कंडेंस हो जाएगी। यानी 373 केल्विन पर वेपर्स नहीं होगी, वेपर्स नहीं होगी, केवल क्या होगा? ओनली लिक्विड, अगर आपने इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो। अब आप चाहते हो कि ये जो सॉल्यूशन आपने बनाया है जिसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी है, आप चाहते हो कि ये वेपराइज हो, ये वेपराइज हो। अगर आप चाहते हो कि ये वेपराइज हो तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। राइट नाउ इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से कम है। अब हम चाहते हैं कि ये वेपराइज हो, बाहर का प्रेशर चेंज नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। कब तक बढ़ाना पड़ेगा? ताकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, मतलब लैंग्वेज हुई कि वापस से कितना हो जाए? 1 एटमॉस्फेयर हो जाए तो ये सॉल्यूशन वेपराइज होगा। यानी उसके लिए टेम्परेचर आपको 373 केल्विन से ज्यादा करना होगा। And that is elevation in boiling point. That is elevation in boiling point. बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। हम वैसे ही कहते हैं जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, जिसका वेपर प्रेशर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के आप क्या कर रहे हो? वेपर प्रेशर कम कर रहे हो। जैसे ही आपने वेपर प्रेशर कम किया बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो लिख सकते हैं एक दो लाइन। वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन decreases due to addition of non-volatile solute, due to addition of non-volatile solute, therefore boiling point increases. Boiling point increases. Vapor pressure down, boiling point up. इसी बात को, ये जो मैंने आपको समझाया, इसी को अब मैं आपको थोड़ा ग्राफिकली भी समझाऊंगा। ग्राफिकली अब इसी चीज को समझते हैं। तो इसके लिए हम वाटर का फेज डायग्राम यूज करेंगे। वाटर का फेज डायग्राम, आई थिंक ये सब आप पहले भी कर चुके हो। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हम ये सारा डिस्कशन करते हैं। इक्विलिब्रियम में ली शटेलर प्रिंसिपल की भी बात आती है, वहां पर भी इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो प्योर लिक्विड होता है उसका, प्योर लिक्विड के केस में जो फेज डायग्राम होता है वो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में होता है। इन केस ऑफ वाटर हमने कुछ देखा था इस तरह से। चलिए एक बार इसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं ताकि जो डिस्कशन है उसमें थोड़ा और आसानी होगी हमें समझने में। ये जो फेज डायग्राम होता है ये क्या बताता है, क्या किस तरह से पिक्चर आपको बनानी है कि एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ कंटेनर, P बाहर का प्रेशर है और T उसका टेम्परेचर। किसी प्रेशर और टेम्परेचर पर उस पानी की फिजिकल स्टेट क्या होगी, H2O की फिजिकल स्टेट क्या होगी, ये हमें फेज डायग्राम बताता है। ये हमें फेज डायग्राम बताता है। हम नॉर्मली इस तरह से फेज डायग्राम बनाते हैं, उसमें कहते हैं ये सॉलिड है, ये एरिया लिक्विड को शो कर रहा है, ये एरिया सॉलिड को और ये एरिया गैस। कैसे? लेट से आपने बाहर का प्रेशर ये मेंटेन किया हुआ, जो भी प्रेशर है 1 मान लेते हैं, 1 एटमॉस्फेयर। तो क्या लगता है 1 एटमॉस्फेयर है तो वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी? ऑब्वियसली ये किस पर डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पर। अगर आपने ये T1 टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है लिक्विड, T2 टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, सॉरी T1 टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है सॉलिड, T2 टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है लिक्विड, T3 टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है गैस। यानी फिजिकल स्टेट टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पर डिपेंड करती है।
दोनों से डिसाइड होगा कि पानी की फिजिकल स्टेट क्या होगी, वो हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फेज डायग्राम आपको क्या बताता है, पर्टिकुलरली प्योर लिक्विड की मैं बात कर रहा हूं, तो लिख सकते हो एक लाइन, इट टेल्स अस अबाउट physical state of substance physical state of pure substance at given temperature and pressure, at given temperature and pressure. ठीक है, हाँ, लेकिन अब बहुतों के माइंड में आता है चलो सर T1 T2 T3 पर तो समझ में आ गया, लेकिन अगर हमने टेम्परेचर ये मेंटेन किया तो क्या होगा, यहां पर T4 टेम्परेचर और इस 1 एटमॉस्फेयर पर ये पॉइंट यहां पर आ रहा है, यानी इस लाइन पर आ रहा है, लाइन का मतलब इस पर लिक्विड भी होगी और गैस, दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर लिक्विड और गैस दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये T4 टेम्परेचर क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट, जहां पर लिक्विड और गैस दोनों इक्विलिब्रियम पर है, ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया, राइट। कब, जब बाहर का प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर। तो कह सकते हो सर इसका मतलब ये T5 टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट है, यस, ये T5 टेम्परेचर जहां पर सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम पर है, सॉलिड और लिक्विड, तो ये मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ पर गैस और सॉलिड इक्विलिब्रियम पर है, तो ये आपको क्या बताता है, सब्लिमेशन पॉइंट। तो यहाँ पर ये O पॉइंट, इस पर भी बात करेंगे, A B C, जल्दी से लिखो, OA कर्व, ये आपको क्या बता रहा है, क्योंकि OA कर्व जिस पर लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम पर है, तो ये आपको क्या बताता है, वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कि 1 एटमॉस्फेयर पर बॉइलिंग पॉइंट इतना है, 2 पर चाहिए तो आप 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ करो, ये वाला टेम्परेचर क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। 3 एटमॉस्फेयर पर चाहिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन का ड्रॉ करनी होगी। तो OA का क्या बताता है, टेल्स अस अबाउट वेरिएशन ऑफ boiling point with pressure, external pressure, P external, ये बाहर का प्रेशर कह सकते हो। OB का क्या बताता है, वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट विथ प्रेशर, OC का वेरिएशन ऑफ सब्लिमेशन पॉइंट विथ pH। कि प्रेशर के साथ बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट कैसे चेंज हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट कैसे चेंज हो रहा है, वो हमें ये तीनों कर्व्स बताते हैं। ये जो O पॉइंट है, थर्ड पॉइंट O पॉइंट, इसे क्या बोला जाता है, ट्रिपल पॉइंट, जहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही इक्विलिब्रियम पर होता है। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम पर होता है, मेल्टिंग पॉइंट पर सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम पर होते हैं, सब्लिमेशन पॉइंट पर सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम पर होते हैं, बट ट्रिपल पॉइंट पर तीनों ही इक्विलिब्रियम पर होते हैं, तीनों ही इक्विलिब्रियम पर होते हैं। इसको थोड़ा मैं थर्मोडायनामिक्स से कनेक्ट करूं तो ट्रिपल पॉइंट पर आप सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट करो, प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल, डेल्टा जी विल बी 0। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड और गैस आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो ही डेल्टा जी 0 होगा, ठीक है। देन यहां पर फर्दर इस कर्व की बात करते हैं। ये T4 टेम्परेचर हमने कहा ये बॉइलिंग पॉइंट है, कब, जब एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, और हमें ये पता है कि बॉइलिंग पॉइंट पर एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर होता है, वेपर प्रेशर के बराबर। तो अगर ये बॉइलिंग पॉइंट है ये T4, क्योंकि इस लाइन पर कट कर रहा है, तो ये प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर तो है ही है, बट साथ में आप इसे और क्या कह सकते हो, वेपर प्रेशर भी कह सकते हो। यानी यहां पर अगर आपको किसी और टेम्परेचर पर लीजिए, ये T6 टेम्परेचर पर मुझे वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है, T6 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो अगर T6 टेम्परेचर है और ये अगर प्रेशर है P6, तो सिस्टम में लिक्विड और गैस दोनों होंगे, इक्विलिब्रियम पर होंगे, तो ये एक्सटर्नल प्रेशर है, इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, वेपर प्रेशर। किसी और टेम्परेचर पर
T7 टेम्परेचर पर ये वेपर प्रेशर होगा। एंड ये कर्व आपको क्या बता रहा है, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर के साथ लिक्विड का वेपर प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है, और दिख रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। सिमिलरली ये वाला जो कर्व है ये सॉलिड का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है सॉलिड का वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो यहीं पर फर्दर फोर्थ पॉइंट आप और लिख सकते हो, OA कर्व tells us about the variation of boiling point, variation of vapor pressure of liquid with temperature. OC कर्व क्या बता रहा है, OC कर्व it tells us about the variation of variation of vapor pressure of solid with temperature. ठीक है, अब यहां पर राइट नाउ हमें बॉइलिंग पॉइंट से ही मतलब है, और कौन सा कर्व बॉइलिंग पॉइंट बता रहा है, OA कर्व। तो अभी मैं बस OA कर्व की ही बात करूंगा, बाकी के कर्व से हमें कोई मतलब नहीं। अब मैं फिर से यहां पर कर्व प्लॉट कर रहा हूं, लेकिन मैं केवल OA कर्व को ही प्लॉट करूंगा। ये OA कर्व है, क्या बता रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये किसी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट बोल सकता हूं, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इस तरह से जाता है। अब मान लेते हैं राइट नाउ ये जो सॉल्वेंट है इसका बॉइलिंग पॉइंट है T0। बॉइलिंग पॉइंट T0 कब होगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर P0 होगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर P0 होगा। और इसी एक्सटर्नल प्रेशर को आप वेपर प्रेशर भी बोल सकते हो। ये बॉइलिंग पॉइंट कब होगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर P0 होगा। लेकिन अब हमने क्या किया, इस सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, और जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा वो प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर से तो कम होगा, लोअरिंग होगी। यानी ये जो सॉल्यूशन अब आपके पास आया है इसका वेपर प्रेशर P0 से कम होगा। यानी बाहर का प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, P0, बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर है P0। लेकिन अब जो आपके पास सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर है P1, जो कि एक्सटर्नल प्रेशर से कम है, ये वेपराइज नहीं होगा। अगर आपने और ज्यादा सॉल्यूट डाल दिया तो वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। ये P2 लिख देता हूं मैं यहां पर। यानी T0 टेम्परेचर पर ये सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 वेपराइज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि बाहर का जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कितना है, P0, और इनके वेपर प्रेशर P1 और P2 है, जो कि उससे कम। अब हम चाहते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है 1 और 2 ये भी वेपराइज हो। अगर ये भी वेपराइज हो तो इनका वेपर प्रेशर किसके बराबर करना होगा, बाहर के प्रेशर के बराबर। क्या बाहर के वेपर प्रेशर के बराबर प्रेशर हो सकता है, हो सकता है। उसके लिए हमें टेम्परेचर जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन 1 और 2 का P0 हो जाए तो टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा, T1। सॉल्यूशन 2 के लिए टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा, T2। यानी टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन 1 के लिए टेम्परेचर कितना बढ़ाना पड़ेगा, T0 से T1। सॉल्यूशन 2 के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, T0 से T2। तो ये वेपराइज हो जाएंगे, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। ये मैंने ग्राफिकली बताया, पहले हमने उसी चीज को लैंग्वेज से समझा था कि ठीक है सॉल्यूट डालेंगे वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर जो है बढ़ाना पड़ेगा ताकि वेपर प्रेशर वापस से बढ़ जाए। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये केवल अभी मैंने आपको इतना सा बताया है कि सॉल्यूट डालने पर जो है
सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, उसके कारण सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि ये वेपर प्रेशर कितना इंक्रीज होगा, या सॉरी नॉट वेपर प्रेशर तो डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज होगा, कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा वो अब हमें कैलकुलेट करना है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। पानी के अंदर हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया, अब बताओ उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, किस टेम्परेचर पर वो वेपराइज होना स्टार्ट करेगा, ये अब हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेकिन आज के लिए हम यहीं तक करेंगे, ये पार्ट हम उससे आगे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।